पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गाओ जियानली ने युनफू को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और मिस जीनो तो अपने सॉन्ग ऑफ स्नो वाइट से युनफू को जान से ही मारने वाली थी, पर कैप्टन टाइचुए की बुरी हालत देखकर उन दोनों को रुकना पड़ा। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि किन आर्मी जंगल में बिछाए हुए ट्रैप से गुजरते हुए मोहित स्कूल के नजदीक आ रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है मोहित स्कूल से, जहाँ दो गार्ड्स पहरा दे रहे थे। लिनीर वहाँ असैसिन की तरह घुस के खामोशी से एक गार्ड को मार देता है, पर लिनीर दूसरे गार्ड को इस बारे में कुछ पता नहीं चलने देता ताकि वो अपना काम खामोशी से कर सके। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन आर्मी मोहित स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो लोग महसूस करते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से जमीन हिल रही थी और आसपास के दरख्त भी टूट रहे थे। वो सोल्जर इनके पास आने वाली इस चीज से बहुत ज्यादा डर रहे थे कि तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़े व्हाइट मैकेनिकल टाइगर को, जो कि किन आर्मी को बहुत बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वो टाइगर काफी ज्यादा बड़ा और बहुत खतरनाक था, जिसके सामने किन एम्पायर की आर्मी टिक नहीं पा रही थी। यहाँ दूर से खड़ा वीजोंग ये सब देख रहा था। कैलियन उस बड़े से मैकेनिकल टाइगर को देखकर कहती है कि ये तो मोहित स्कूल का मैकेनिकल बीस्ट है। वो लोग समझ चुके हैं कि इस बार उनका पुराना मैकेनिकल बीस्ट काम नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों ने एक नया टाइगर बीस्ट भेज दिया। वीजोंग कहता है हमें मोहित स्कूल के उस बूढ़े मास्टर बैन को कम नहीं समझना चाहिए, वो चाहे तो कुछ भी बना सकता है। अब कैलियन उस टाइगर बीस्ट को रोकने के लिए खुद आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन वीजोंग अपनी तलवार निकालकर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इसको नहीं रोक सकती, इसलिए मुझे ही इसे रोकना पड़ेगा। वो व्हाइट टाइगर एक चट्टान पर बैठकर वीजोंग की तरफ देख रहा था, जिसे दो मोहित स्कूल के सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे थे। उस बड़े से मैकेनिकल टाइगर के सामने वीजोंग बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वीजोंग के चेहरे पर उसे देखते हुए जरा सा भी डर नहीं था। अब वो मैकेनिकल टाइगर वीजोंग पर कूद जाता है। वीजोंग भी अपनी तलवार रेडी करके उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ा था, पर इससे पहले कि वो मैकेनिकल टाइगर वीजोंग को टच कर पाता, साइड से मैकेनिकल स्नेक उसे मारकर दूर कर देता है। मोहित स्कूल के सोल्जर्स इतना बड़ा स्नेक देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वीजोंग और कैलियन को मालूम हो गया था कि ये गोंगशू फैमिली का मैकेनिकल स्नेक है। अब दोनों मैकेनिकल बीस्ट एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। तभी वहाँ एक बंदे की एंट्री होती है जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा ईवल लग रहा था, और हमें पता चलता है कि ये आदमी गोंगशू फैमिली का मास्टर चाओ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोहित स्कूल आ जाता है, जहाँ इन सबको ये सारी सिचुएशन मालूम हो गई थी। डाउजी इतने बड़े मैकेनिकल स्नेक के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान था, और वो मास्टर बैन से कहता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, गोंगशू फैमिली ने भी हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया है। ये सुनकर गाओ जियानली कहता है कि गोंगशू फैमिली तो मोहित स्कूल के साथ 300 साल से कंपटीशन कर रही है, और मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आए होंगे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर गोंगशू फैमिली ने किसको भेजा होगा, जिस पर मास्टर बैन कहते हैं कि गोंगशू फैमिली मशीन बनाने में बिल्कुल हमारी तरह है, लेकिन एक चीज उन्हें हमसे ज्यादा खतरनाक बना देती है कि मोहित स्कूल की मशीनरी जंग रोकने के लिए बनाई जाती है, और गोंगशू फैमिली अपनी मशीनरी को जंग शुरू करने के लिए बनाता है, इसलिए उनके मैकेनिकल बीस्ट हथियारों से भरे हुए होते हैं। ये सुनकर डाउजी कहता है फिर तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। मास्टर बैन कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने पहले भी उन सब के पूर्वजों को हराया है, लेकिन इस बार रिपोर्ट के मुताबिक गोंगशू चाव आया है, जो कि एक पागल साइंटिस्ट की तरह कुछ भी खतरनाक बना देता है। वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो मोहित स्कूल से बदला लेने आया है। गाओ जियानली कहता है कि दुश्मन हमारे नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन वो लोग यहाँ अंदर नहीं आ सकते जब तक उनको यहाँ के मैप्स ना मिल जाए, तो वो लोग जरूर यहाँ किसी को भेजेंगे जो कि उनके लिए मैप्स चुरा सके। हमें उस बंदे को वक्त से पहले ही पकड़ना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर गायनी कहीं जा रहे थे, तभी वो अपने सामने गाओ जियानली को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। मास्टर गायनी धीरे धीरे से उसके नजदीक बढ़ने लगते हैं, और यहाँ गाओ जियानली भी मास्टर गायनी के नजदीक आने का इंतजार कर रहा था। अब मास्टर गायनी गाओ जियानली के पास से गुजरने लगते हैं, तभी गाओ जियानली मास्टर गायनी की तलवार निकालकर उन्हीं पर पॉइंट कर देता है। मास्टर गायनी गाओ जियानली से कहता है कि तुम्हें अभी भी ये तलवार याद है। गाओ जियानली गुस्से से कहता है ये तलवार अब पहले से बदल चुकी है। मास्टर गायनी कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये पहले से ज्यादा चौड़ी है। गाओ जियानली बहुत ही गुस्से से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में मास्टर गायनी कहते हैं मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया है, और इसके अलावा मेरा एक मिशन भी है जिसे मुझे पूरा करना होगा। गाओ जियानली मिशन के बारे में सुनकर कहता है जरूर ये मिशन तुम्हें यिंग ज़ैंग ने दिया होगा, जो चाहता है कि तुम हम सबको खत्म कर डालो। तभी मास्टर बैन पीछे से आवाज
देकर गाओ जियानली को रोकते हैं। मास्टर बैन कहते हैं ये हमारे बॉस के मेहमान है, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। गाओ जियानली गुस्से में कहता है जब ये यहाँ आया तभी दुश्मन भी यहाँ पहुँच गए, आखिर ये कैसा इत्तेफाक है। मास्टर बैन कहते हैं इन दुश्मनों से मास्टर गायनी का कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ। गाओ जियानली बड़े गुस्से के साथ रेनबो एबस को घुमाते हुए स्वॉर्ड मास्टर की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन मास्टर गायनी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिले और वो तलवार सीधा मास्टर गायनी की मियान में वापस चली जाती है। उस तलवार को थ्रो करने के प्रेशर से ही गाओ जियानली के गुस्से का पता चल रहा था। अब स्वॉर्ड मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ मिस जीनू मिस रोंग से कहती है कि तुम इतनी ज्यादा डर क्यों गई थी, लगता है तुम मास्टर गायनी के कुछ ज्यादा ही नजदीक चली गई हो। मास्टर गायनी एक बहुत ज्यादा तेजदार तलवार है, अगर तुम इससे ज्यादा उनके करीब गई तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। मिस रोंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में साफ साफ मास्टर गायनी के लिए प्यार दिख रहा था। अब मिस रोंग को भी मालूम हो जाता है कि उसे मास्टर गायनी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी है। यहाँ लिनीर एक सोल्जर की बॉडी में घुस गया था ताकि वो अपना मिशन आसानी से कर सके। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर बैन को देखते हैं जो कि एक खुफिया गुफा में कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। पर जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी कोई बड़ी तेजी के साथ आकर उन पर हमला कर देता है। मास्टर बैन उस हमले से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने के बाद लिनीर बड़ी आसानी से उनसे मोहित स्कूल की चाबी ले लेता है। यहाँ दूसरी तरफ कोई टिएनमिंग के दरवाजे पर पत्थर मारकर उसे तंग कर रहा था। टिएनमिंग उस पत्थर मारने वाले को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसे एक कपड़े पर लिखा हुआ खत मिलता है। टिएनमिंग बैठकर उस खत को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खत चू लैंग्वेज में लिखा था। टिएनमिंग सोचता है कि यार मुझे तो किन लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज भी नहीं आती, मैं आखिर कैसे पढ़ूं ये खत। अब टिएनमिंग के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उस खत के कुछ लफ्ज पढ़ लेता है, जिसमें लिखा था कि मैं शायू हूँ, तुम मुझसे 2 घंटों में आकर मिलना। लेकिन कहाँ मिलना है वो टिएनमिंग समझ नहीं पा रहा था। अब टिएनमिंग कहता है यार ये लैंग्वेजेस भी ना कितनी ज्यादा मुश्किल है, और वो निराशा के साथ बाहर वॉक पर निकल जाता है, जहाँ गाओ जियानली उसे दूर से देख रहा था। गाओ जियानली मिस जीनो से पूछता है क्या ये वही बच्चा है, जिस पर मिस जीनो कहती है हाँ बिल्कुल। गाओ जियानली कहता है ये लड़का बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रहा है, इसकी सारी हरकतें बिल्कुल हमारे बड़े भाई की तरह है, इन दोनों का खून बहुत गर्म और रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। उनका बेटा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है, बहुत तेज लेकिन दिमाग से पैदल। गाओ जियानली कहता है हमारे भाई को गुजरे 10 साल हो गए, यकीन नहीं होता, यहाँ तक कि उनका बेटा भी इतना बड़ा हो चुका है। और वो इमोशनल होकर अपने पास्ट का एक सीन याद करता है, जहाँ गाओ जियानली कुछ सोल्जरों से लड़ते हुए बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब वो मजीद किसी और सोल्जर को मारने की हालत में नहीं था। तभी 2 सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई बिजली की तेजी के साथ आकर उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है। गाओ जियानली बड़ी मुश्किल के साथ अपना सर उठाकर देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं जिन के है। जिन के अपना हाथ बढ़ाकर गाओ जियानली को वहां से उठाकर ले जाता है। गाओ जियानली और मिस जीनो जिनके को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गाओ जियानली कहता है एक दिन हम दोनों अपने बड़े भाई का ख्वाब पूरा करके इस नफरत की दुनिया को छोड़ देंगे और दूर कहीं जाकर अपनी नॉर्मल सी जिंदगी गुजारेंगे, इन सब झगड़ों से दूर। दोस्तों आज के एपिसोड से हमें पूरी कहानी समझ आ गई, जिसे मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ। तो असल में ये कहानी ऐसे शुरू हुई कि जिनके और मास्टर गायनी 2 अच्छे दोस्त थे। पहले मास्टर गायनी का काम किन एम्परर की हिफाजत करना था, और दूसरी तरफ जिनके येन किंगडम के कहने पर किन एम्परर को मारने चला गया था, जहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक जिनके और मास्टर गायनी के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी और आखिरकार मास्टर गायनी जीत गए। बेशक मास्टर गायनी उसे मारना नहीं चाहते होंगे, लेकिन उनका फर्ज बीच में आ रहा था, इसलिए जिनके ने मरने से पहले मास्टर गायनी से वादा लिया होगा कि मास्टर गायनी उसके बेटे यानी टिएनमिंग की हिफाजत करेगा। इसीलिए मास्टर गायनी किन एम्परर के खिलाफ जाकर टिएनमिंग को बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ किन एम्परर को जिंके पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसके बच्चे को भी मार देना चाहता है। और वैसे भी अब तक हमने ये देखा कि जब भी जिंके का नाम लिया जाता था आसपास के लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते थे। वो इसलिए क्योंकि जिंके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। दोस्तों मैं एक और सीरीज हेवनली सॉन्ग्स ऑफ हान किंगडम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके आगे के एपिसोड्स में हमें ये सारी कहानियां देखने को मिलेंगी कि कैसे जिंके और मास्टर गायनी की दोस्ती हुई, और भी हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो यार उस सीरीज को भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओ, वरना मजबूरन मुझे वो सीरीज रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये सारी वीडियोस आप लोगों के
लिए ही बनाता हूँ। अगर आप लोग एक सीरीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मुझे वो सीरीज रोककर कोई दूसरी सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को मजा आ सके। तो बस इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।